सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो इस सेशन के अंदर चार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। देखो, एक टॉपिक मैंने आप लोग के लिए G20 बना के डाल दिया है, एससीओ के बारे में डिस्कस कर लिया है। G20 के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो है पूरा का पूरा, क्योंकि इसमें सीडीएस में भी 2 प्रश्न आए थे, तो इसलिए ज़रूरी है। अभी स्टेट पीसीएस का एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी था। तो G20 के कंटेक्स्ट में सारा जितना भी डिटेल है आई हैव इंक्लूडेड। फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना के आप लोग के लिए डाल दिया है कि उसको भी आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं। अब देखो, ये 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, इसे G20 का इंडिया प्रेसिडेंट, एससीओ का इंडिया प्रेसिडेंट। अब 2 ऐसी जगह हैं जिनका इंडिया चेयरपर्सन है, जो हमें नहीं पता है। ऑल्दो हिंदू में मैंने कवर किया था। एक GPAI है और दूसरा एक आपका वेसनार अरेंजमेंट है। ये 2 टॉपिक्स आ जाते हैं जिसमें इंडिया हिस्सा भी है, और इंडिया जैसे आई थिंक वेसनार अरेंजमेंट में भी इंडिया के पास एक चेयरमैनशिप है। इसलिए ये 2 टॉपिक्स भी हमें करके जाना है। इसके अलावा 2 और टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं GPAI से। तो ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो फुल फॉर्म याद रखना है। GPAI का मतलब ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया एरिया बन रहा है, और ख़ास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो अलग अलग एरिया है उसमें रिसर्च कैसे किया जा सके, उसके बाद कई प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है वो किस तरीके से इंक्रीज़ किया जा सके। इसमें जितने भी देश हैं वो देशों के बीच में ग्लोबल पार्टनरशिप डेवलप करना, ये एक एम GPAI का बन जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बेसिकली GPAI का मतलब क्या है। लॉन्च कब किया गया? 2020 के अंदर लॉन्च किया जो है आपका किया गया। एंड इसमें जैसे साइंस है, इंडस्ट्री है, सिविल सोसाइटी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स, इवन सरकारें हैं, वो साथ में आके काम करने। तो मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं इन एरियाज से वो भी साथ में, सरकारें हैं वो भी साथ में आके, और कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी इसको आगे बढ़ा सकें, डेवलप कर सकें, ह्यूमन एक्टिविटी के लिए कैसे जो है आगे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये एक इस पार्टनरशिप का एक एम है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पास इसका चेयरमैनशिप आई है। इंडिया चेयर किया है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड बिकॉज यहाँ पे एम इस ग्रुपिंग का भी है कि AI को एक जो मानवता है या ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट कैसे किया जा सके, उस पर फोकस किया जाएगा। AI के इस्तेमाल को कैसे और ज़्यादा हम सही से कर सकें, इस पर भी फोकस आपका किया जाएगा। एंड यहाँ पे ये भी हाईलाइट आपका किया गया है कि इसका जो कमिटमेंट है, शेयर्ड कमिटमेंट है, इसमें कुछ जो OECD है उसने रिकमेंडेशन भी दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंटेक्स्ट में, उसी के कंटेक्स्ट में GPAI का गठन भी किया गया है। और अलग अलग एरिया से जो एक्सपर्ट्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट है, वो पार्टनरशिप में आ रहे हैं कि किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम आगे लेकर आ सकते हैं। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी आपको याद रखना है कि इसके क्रिएशन में G7 का भी रोल है। मतलब G7 की मीटिंग में भी इसकी बात हुई थी, OECD के अंदर भी बात आपकी हुई थी, और इसमें 29 मेंबर्स हैं। अब इसमें आपको देखो सारे मेंबर नहीं, बट आपको याद रखना इंडिया भी इसका मेंबर है, इंडिया के पास चेयरमैनशिप है, इसलिए ध्यान रखना है। फिर आपके पास अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, चेक रिपब्लिक, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सेनेगल, सर्बिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, टर्की, UK, US एंड यूरोपियन यूनियन। तो आपको ये भी याद रखना है कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी है जो इसका हिस्सा है, तो यूरोपियन यूनियन भी इसका हिस्सा है। तो एटलीस्ट जो कंट्री है वो याद रखना है। G7 OECD ने इसका आइडिया सामने रखा था, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। दूसरा आ जाता है वेसनार अरेंजमेंट। वेसनार अरेंजमेंट भी, क्योंकि इसमें भी इंडिया को एक लीडरशिप पोजीशन आपकी जो है मिली है, तो पहली चीज़ तो आपको याद रखना है कि इंडिया को इंडक्ट किया गया था कब, 7 दिसंबर 2017 का। तो इंडिया 42nd मेंबर इसका आपका बना है, 42nd मेंबर इंडिया इसका बना है। वेसनार अरेंजमेंट वैसे कब आया था, वो आपका जुलाई 1996 के अंदर हुआ था। अब इसमें एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है। एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम कैसे, ऐसे आप कह सकते हैं वेपन्स का या फिर चीज़ों का जिनका डुअल यूज़ हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, कई ऐसे वेपन्स हो सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसका डुअल यूज़ हो सकता है। डुअल यूज़ का मतलब होता है कि उसको सिविल यूज़ भी हो सकता है, मिलिट्री यूज़ भी हो सकता है। तो भले वो चीज़ सिविल यूज़ के लिए यूज़ हो रही हो, नॉर्मल जो लोग इस्तेमाल करते हैं, बट उसको एक वेपन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे कोई भी जो प्रोडक्ट आपके होते हैं उनके एक्सपोर्ट के कंट्रोल रिजीम को ध्यान में इस अरेंजमेंट के माध्यम से रखा
आपका जाता है। तो यहाँ पे जो भी देश ऐसे वेपन को या ऐसे गुड्स को प्रमोट करता है या फिर एक्सपोर्ट करता है तो उसकी क्या जिम्मेदारी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो देता जाए जिसका डुअल यूज़ होता जाए और उसका गलत इस्तेमाल हो जाए। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, अब उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल सिविल पर्पस के लिए भी हो सकता है और मिलिट्री पर्पस के लिए भी हो सकता है। और अगर हमने कोई एक पैटर्न को फॉलो नहीं किया है तो उसको उद्देश्य एक्युमुलेट करते चला जाएगा और फ्यूचर में उसे वेपन के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल में ले सकता है। तो ऐसे जो डुअल यूज़ गुड्स हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए वो फोकस आपका वेस्टर्न अरेंजमेंट के अंदर है। अब इसमें यह भी याद रखना है कि इसमें लिस्ट पूरी है कि कौन कौन से हैं जिनको कंट्रोल करना है। उसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है। इसके बाद आर्म्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, पार्टिसिपेशन कैसे इंक्रीज करना, ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सब चीज़ें हैं। मतलब पूरा का पूरे जो भी कि ये गुड्स हैं इनका ड्यूअल यूज़ हो सकता है, सिविल पर्पस के लिए भी हो सकता है, मिलिट्री पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो उसकी भी पूरी की पूरी लिस्ट है। इंडिया आपका 2017 के अंदर मिला था, ज्वाइन किया था। इंडिया ने चेयरमैनशिप जो है एज्यूम की है 1 जनवरी 2023। तो देखो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इंडिया विल एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ वेस्टर्न अरेंजमेंट जो कि मल्टीलैटरल टेक्नोलॉजी कंट्रोल एग्रीमेंट है। 2023 में इस अरेंजमेंट को आपका रखा गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है नमसाई डिक्लेरेशन। अब इसमें भी देखो इंटरेस्टिंग है, इसमें भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के अंदर। अब ये देखो आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में ठीक है एक प्रकार से जो डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसको दूर करने के लिए इस डिक्लेरेशन के माध्यम से तो जो चीफ मिनिस्टर आसाम के थे, आसाम के जो हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं और साथ में अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू जो हैं उन्होंने साथ में मिल के इस एग्रीमेंट ये जो डिक्लेरेशन है सामने रखा और इसके माध्यम से दोनों स्टेट्स में जो भी बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है, बॉर्डर से रिलेटेड जो कन्फ्लिक्ट है उसको दूर किया जाए। तो आपको याद रखना है नमसाई डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ये ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। तो जो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है ये एक इनफॉर्मल फोरम है। ये शब्द याद रखना है कि इट्स अ इनफॉर्मल फोरम। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप याद रखो, इनफॉर्मल फोरम है। फॉर्मल और इनफॉर्मल, जैसे G20 एक फॉर्मल ग्रुप है, ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं और ख़ास तौर से जो केमिकल जैसे मस्टर्ड गैस है, अब उसे केमिकल वेपन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। बायोलॉजिकल वेपन में कोई वायरस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो केमिकल या जो बायोलॉजिकल वेपन है उसके डेवलपमेंट को कैसे रोका जाता है, ऐसे किसी भी चीज़ के एक्सपोर्ट को रोकना जिसके माध्यम से केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन का डेवलपमेंट हो सकता है। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप एक प्रकार के इनफॉर्मल ग्रुप है जो कि केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन के स्प्रेड को या ज़्यादा देश एक्वायर ना कर पाए या इसका कोई एक्वायर ना कर पाए उसको रोकने का जो काम है ये ऑस्ट्रेलियन ग्रुप के माध्यम से किया जाता है। तो ये एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट है, ये टर्म आपको जो है वो याद रखना है। अब यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है कि जैसे मान लो केमिकल वेपन कन्वेंशन है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है, तो जो भी देश इनका हिस्सा हैं वो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का भी हिस्सा है। जो भी देश केमिकल वेपन कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन का हिस्सा है वो देश इसका भी हिस्सा है। तो खासतौर से एम यही रखा जाता है कि किसी भी प्रकार के ऐसे केमिकल के एक्सपोर्ट को नज़र रखा जाए जिसका काम केमिकल वेपन बनाने के लिए किया जा सकता है। तो इस्टाब्लिश 1985 के अंदर जो है किया गया था, इसका इस्टाब्लिशमेंट हुआ था जब 1984 में इराक के अंदर केमिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ था। इंडिया भी ये ऑस्ट्रेलियन जो ग्रुप है इसमें 2018 के अंदर हम एंटर किए थे एंड केमिकल बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन का हिस्सा हम भी हैं, तो बट 2018 में हम लोग एंटर किए थे। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये 4 टॉपिक्स आपको जरूर से करके जाना, खासतौर से GPI नमसाई डिक्लेरेशन में। तो चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट, G20 भी आप पे वीडियो बना दिया है मैंने, SCO है, ये सब टॉपिक्स जरूर से करके जाना। इस पर हाई चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि इनसे प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो जाए। अगर आप APFC की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, बहुत अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी, एक पैकेज कोर्स मैं आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ। पैकेज कोर्स का मतलब है ये सारे सब्जेक्ट मैं आपको करवाऊंगा। टोटल 24 आवर्स हैं आपके पास, 8 क्लासेस है, एक क्लास 3 घंटे की है। तो ये अनअकैडमी के अंदर है और ज़्यादा प्राइस नहीं, इसका 1299 है, मतलब प्राइस ज़्यादा है, बट अगर आप कोड डाल दोगे SPLIV तो मात्र आपको इस प्राइस में ये मिल जाएगा 1299 के अंदर। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो इसमें देखो मैं आपका करंट अफेयर्स भी कराऊंगा, पूरे जो फैक्चुअल करंट अफेयर्स हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा करेक्ट करना है, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन है,
ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, लेबर लॉ है और जनरल साइंस है, ये सारी चीज़ों को कवर कराया जाएगा। अब देखो जनरल साइंस में भी बहुत प्रश्न है, लगभग 14 से 15 प्रश्न इसमें आपके आ जाते हैं, इसमें लगभग 13-14 प्रश्न आपके मिल जाते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन में 8 से 9 प्रश्न मिल जाते हैं, इसमें 14 से 15 प्रश्न, तो काफ़ी प्रश्न आपके रहते हैं। आप मानो कि 40 से 50 प्रश्न इसमें कवर हो जाएंगे। तो मात्र 8 दिन आपको देने, जिसमें एक क्लास 3 घंटे की होगी, क्योंकि बाकी टाइम पे आपको अपना पढ़ना भी है। 2 जुलाई को एग्ज़ाम भी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करो, कोड डाल के ज्वाइन कर लो, और ज़रूर से ज्वाइन करो, क्योंकि अगर आप चाह रहे हो कि किस तरीके से ये सब्जेक्ट्स हैं इनको कवर करना, तो कुछ सैम्पल वीडियोस चाहो तो मैं डाल दूंगा। वैसे कई वीडियोस पढ़े हैं, आप लोग देख लो कि कंटेंट का लेवल किस तरीके से होगा। साथ में कुछ लेवल पे हैंड रिटन नोट्स और PDF भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो इसको ज़रूर से आपको हिस्सा बनना है। सो आज के लिए इतना ही। UIS चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।